डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का वीकली करंट अफेयर में। और इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। हर संडे को ये वीडियो आती है और वीक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कुल 14 to 15 क्वेश्चन आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्टर अब्दुल कादिर खान हु पास्ड अवे रिसेंटली। नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका फादर कहा जाता है इनको। अगर हम कहें तो ये पैदा तो हुए थे इंडिया में, जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया था भोपाल में पैदा हुए थे जब इंडिया का डिवीज़न नहीं हुआ था। जब डिवीज़न हुआ तो इनकी फैमिली रीलोकेट हो गई पाकिस्तान में। और इनका जो एजुकेशन है, इनका जो प्रोफेशनल करियर है वो तो स्टार्ट हुआ यूरोपियन कंट्री में। बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे कंपनीज़ के लिए इन्होंने काम किया। बट जब इंडिया ने परमाणु बम डेटोनेट किया उसके बाद इनका देश प्रेम जगा। और देश प्रेम जगने का रीज़न भी था कि कई सारे चार्जेज इनके ऊपर वहाँ पे लगे थे कि ये टेक्नोलॉजी चोरी करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े थे उससे पहले से, जब ये इनका एजुकेशन स्टार्ट ही होने वाला था तब तक शायद इनको पता चल गया और ये वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ के फरार हो गए, पाकिस्तान चले गए और ऑफिशियली जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर लिया। और सभी को पता ही है कि आज पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है जिसकी धमकी वो बार बार इंडिया को देते रहते हैं। खैर, बाद में इनके ही देश में इनको पर चार्ज लगाया गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये लीबिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान को सेल कर रहे हैं चोरी से। ठीक है, तो इनके ऊपर चार्ज भी लगाया गया। 2001 में इनको फोर्स रिटायरमेंट भी कर दिया गया और 2004 में इन्होंने टीवी चैनल पे खुद ही आके ये एक्सेप्ट किया कि ये बेसिकली एरर ऑफ जजमेंट था उनका, मतलब गलती। इन्होंने ये तो नहीं माना कि उन्होंने गलत काम किया है, बट उन्होंने कहा कि ये एरर ऑफ जजमेंट है। बाद में इनको यूएसए के प्रेशर में इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था मुशर्रफ की सरकार में। बाद में जब मुशर्रफ की सरकार 2008 में हटी थी तो कोर्ट ने इनको ये कहा था कि ठीक है, आप पहले तो इनको पाकिस्तान में घूमने नहीं दिया जाता था बट बाद में इनको फ्री कर दिया गया। तो अल्टीमेटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सारे 3 के 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाई एब्लिशन कोलिशन HAC फॉर द नेचर एंड पीपल इन द इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 70 कंट्रीज। ये बेसिकली स्टेटमेंट दिया गया है और आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इन्हें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है, इंडिया इज द फर्स्ट ऑफ द ब्रिक्स टू ज्वाइन द HAC। बिल्कुल सही बात है। ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इनमें इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो बेसिकली इस ग्रुप को ज्वाइन करती है। इस ग्रुप का फंक्शन क्या है अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। इट इज को चेयर्ड बाय द कास्टा रिका एंड फ्रांस। बिल्कुल ये कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन मत समझ लेना इसको आप, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये। तो इन्होंने इसको चेयर्ड किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, कोलिजन इनकरेज टू एडॉप्शन ऑफ द ग्लोबल गोल टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड ओशियन बाय द 2030। आप देख ही रहे हो कि इंक्रोचमेंट हो रहा है ना, कंटिन्यूसली जंगल काटे जा रहे हैं और जो ओशियन होता है उसका भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, बिल्डिंगें बना रहे हैं हम, वहाँ पे इंडस्ट्री खोल रहे हैं। तो बेसिकली इनका ये टारगेट है कि हम एटलीस्ट इतना तो प्रोटेक्ट करेंगे ताकि इकोसिस्टम को हम बचा पाएँ। तो अभी तक जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कुछ और चीज़ें आपको इनके बारे में जानना चाहिए। पहला कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करना है किसी तरीके से। बहुत विटल होता है हमारा इकोसिस्टम और एक तरह से ही आप ये कह सकते हो कि ये सोर्स भी है हमारे इकोनॉमी सिक्योरिटी का। जो इनका एम है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये प्रमोट करते हैं बेसिकली 30% जो लैंड है वर्ल्ड की और ओशियन है उनको प्रोटेक्ट करने का। इसको लॉन्च किया गया था 2019 मतलब 2019 में लॉन्च किया गया था और इसको चेयर किया था कोस्टा रिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन ने। और ये जो है ना बेसिकली ये प्रमोट करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी को। ये टर्म बहुत ज़्यादा आजकल डिस्कस किया जा रहा है। 2 टर्मिनोलॉजी होती है, आगे इस पे क्वेश्चन भी है, लीनियर इकोनॉमी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी मतलब जो भी आपके पास रिसोर्स हैं उससे आपने कुछ फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट्स बना लिया और उसके बाद एक बार आपने उसको यूज़ कर लिया,
फिर वो वेस्ट में चला गया, मतलब वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। सर्कुलर इकोनॉमी कहती है कि जो वेस्ट हो रहा है उसको भी रीसर्कुलेट करो सिस्टम में, उसको रीयूज करो, रिपेयर करो, रीयूज करो, इस टाइप से, ताकि हम वेस्ट को भी मिनिमाइज कर पाएँ। और ये बिल्कुल हेल्प करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, हमारा जो इकोसिस्टम है उसको भी प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली जो हमारा इकोसिस्टम डिग्रेड कर रहा है, वहाँ पे जो ये वेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्री वेस्ट हो, हाउस होल्ड वेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज कर लीजिए कि आप अपनी मोबाइल यूज़ करो और 1 साल बाद आपका मन भर गया कि यार अब मुझे इसका यूज़ नहीं करना है, तो 2 ऑप्शन होता है, या तो आप उस मोबाइल को डंप कर दो, फेंक दो। दूसरा ऑप्शन होता है कि किसी को दे दो जिसको ज़रूरत है उसकी। मान लीजिए बहुत सारे लोग गरीब हैं ना जो उसका यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑनलाइन ऑप्शन भी देखा होगा कि आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। ये बेसिकली उसी का एक रिजल्ट है सर्कुलर इकोनॉमी का, कि किसी तरीके से हम उसको यूज में रखें, ऐसा ना हो कि उसको हम फेंक दें। तो ये बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी का फंडा है। आगे इस पे क्वेश्चन भी है। कितनी कंट्री है भाई? यहाँ पे टोटल 70 कंट्रीज हैं और इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसका जो इसने इसको ज्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उनके बीच जो बायलैटरल एक्सरसाइज होती है उसका नाम दिया गया है। क्या आपसे पूछा गया है कि विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर सही नहीं है? तो बिल्कुल मित्र शक्ति, ये जो एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये एक्सरसाइज तो बिल्कुल सही है, जापान के बीच में होती है। और ये अजय वरियर ये यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में होती है। और भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं, एक मैं इस पर सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें 2021 में जितनी बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है ना वो सब हम डिस्कस करेंगे जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, जो कि जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ एक्सरसाइज के यहाँ पे भी नाम दिए गए हैं, ये एक्सरसाइज होती रहती हैं कंट्रीज़ के बीच में, ये भी आप देख लेना। बिल्कुल आप ये देख रहे होगे कि हैंड इन हैंड, क्या इंडिया चाइना भी ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज? हाँ बिल्कुल करते हैं, इंडिया पाकिस्तान भी करते हैं। आप सरप्राइज होगे कि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि SCO की मिलिट्री इंगेजमेंट था, उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, चूंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 2 कंट्री ऐसी हैं जो एनिमी हैं आपस में और वो दोनों मेंबर हैं वहाँ पे, और उनका कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ ऐसा इंगेजमेंट होता है तो वहाँ पे जाना ही पड़ता है, क्योंकि आप उसके मेंबर हो, तो उसका जो चार्टर है आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले तो ये जान लो कि ये है क्या, राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। आप सभी को पता होगा, शायद पता नहीं होगा तो अभी जान लेना, कोई बात नहीं, कि यूनाइटेड नेशन ने 1948 में, कब? 1948 में एक डिक्लेरेशन किया, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें टोटल दुनिया के सभी लोगों को, मतलब पूरे इंसानों को 30 राइट्स दिए गए कि ये राइट्स तो हर आदमी को मिलना चाहिए। अब उसमें एक नया राइट्स ऐड हो गया है आज के सिनेरियो को देखते हुए, कि अब आदमी को ना एक फंडामेंटल राइट्स, जैसे हम इंडिया में पढ़ते हैं ना कि आपका ये फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरीके से यूएन ने कहा है कि अब हर आदमी का ये राइट्स है कि उसको एक आप क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए। ऐसा कोई नहीं कर सकता, मान लीजिए यहाँ पे मेरा घर है, मैं रहता हूँ और यहाँ पे इंडस्ट्री वाला कोई आ गया और अपनी इंडस्ट्री चलाने लगा और ये पूरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि ये मेरा राइट्स है कि मेरे सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहे। और आज की सिनेरियो बहुत खराब हो गई इन्वायरमेंट को लेके, तो इसलिए इसको अभी इंक्लूड कर दिया गया है ह्यूमन राइट्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ह्यूमन राइट बाय द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। बिल्कुल सही बात है, अभी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और जो सेकेंड ऑप्शन है, इंडिया abstain फ्रॉम द वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन विच फेवर राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एज ह्यूमन राइट्स। इसके फेवर में जो रेजोल्यूशन था ना, इंडिया ने डिसाइड किया कि हमको उसके फेवर में या अगेंस्ट में वोटिंग नहीं करना है, हमको abstain करना है। अब इंडिया केवल अकेला नहीं था, टोटल 4 कंट्री था जिन्होंने abstain किया, अगेंस्ट में किसी ने वोटिंग नहीं किया इसको, क्योंकि आप देख लो बहुत खराब मैसेज आएगा। बट आपको यहाँ पे बताना है कि इंडिया ने abstain करके क्या ठीक किया? इंडिया को फेवर में वोट नहीं करना चाहिए था क्या? हमारे देश में लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलना चाहिए जो क्लीन है, जो हेल्दी है? या फिर इंडिया ने abstain करके ठीक किया? इंडिया के अलावा चाइना, जापान जैसी कंट्रीज हैं, उन्होंने भी abstain किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट वाज रूटेड इन 1972 स्टॉकहोम्स डिक्लेरेशन। बिल्कुल उस टाइम पे बात किया गया था कि
ये राइट्स होना चाहिए कि हमारे पास क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट हो हमारे लोगों के पास। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं, बाकी के डिटेल मैंने यहाँ पे 1 by 1 करके मेंशन कर दिया है। टोटल जैसे हम वोट की बात कर रहे थे तो टोटल 43 वोट्स इसके फेवर में पड़े थे। आपको पता है टोटल कितनी कंट्री हैं यहाँ पे हैं टोटल 47 मेंबर कंट्री, जिनमें से 4 कंट्री ने अब्सटेन कर लिया था। वो कंट्री हैं चाइना, जापान, इंडिया एंड रसिया। इन 4 कंट्री ने अब्सटेन कर लिया था, इन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी जिन्होंने भी वोटिंग किया सबने उनके फेवर में वोटिंग किया है। और इस रेजोल्यूशन को प्रपोज किसने किया था, तो यहाँ पे 5 वो कंट्रीज हैं जिन्होंने बेसिकली इस रेजोल्यूशन को प्रपोज किया था, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाकी जो डाटा है इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में है तो आपको ये तो जानना ही चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेड क्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे टोटल हमने डिस्कस कर लिया 47 कंट्री हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना कि इंडिया को भी यहाँ पे इलेक्ट किया गया था 2019 में 3 ईयर के लिए, और इंडिया को दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया है 2022 से 2024 के लिए। तो इंडिया फिर से री इलेक्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये क्या है बेसिकली, इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दिया गया है कि इट इज द प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी टू हेल्प बूस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इन द इंडिया बाय इंगेजिंग विथ ऑल स्टेक होल्डर इन द स्पेस डोमेन। बिल्कुल सही बात है, ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज का एसोसिएशन है, जो भी अभी इंडिया में आपको पता है कि एफडीआई आ गया है स्पेस सेक्टर में। तो किस तरीके से हम उसको बूस्ट करें, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे करें, ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन देखेगा, ये जो है बेसिकली स्पेस इंडियन स्पेस एसोसिएशन। और इसरो भी इसके साथ मिलकर काम करेगा, ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट की बॉडी हो बिल्कुल अलग रहेगी, गवर्नमेंट का भी रोल है, कोऑर्डिनेशन का काम गवर्नमेंट ही करेगी। सेकेंड ऑप्शन है कि इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, ये सब इसके क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, तो ऐसा नहीं है। टाटा, LNT, ये जो है एयरटेल, ये सब इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। तो अभी के लिए जो इसका ऑप्शन है वो है फर्स्ट। यहाँ पे कुछ डिटेल्स जिसकी हम बात कर रहे थे वो मेंशन किया गया है, आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। बेसिकली आपको देखना है कि यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर कौन है, तो आप देख रहे होंगे LNT है, टाटा ग्रुप है, OneWeb है, भारतीय एयरटेल है, ये सारे हैं। और ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगी। अब इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने 3-4 बातें कही थी, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने कहा था कि इसके कुछ मेन पिलर्स हैं। मेन पिलर्स क्या क्या हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर है, इसमें प्राइवेट लोग आएंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बढ़ेगी। गवर्नमेंट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है उसका काम करेगी, और हम यूथ को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी को। और जो लास्ट इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही थी वो ये है कि अब जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, उसको केवल इस तरीके से नहीं रखना है कि उसमें केवल रिसर्च करना है, किस तरीके से हम उसको एक इकोनॉमी सोर्स बना पाएँ जहाँ से हम पैसे कमा पाएँ, लाइक SpaceX जैसे कमा रहा है, उस तरीके से भी हम अब उस पर वर्क करेंगे, जो कि पहले इसरो नहीं कर रही थी। हालांकि इसरो दूसरे देश के जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करके पैसा कमाती है, बट स्टिल इसरो का जो मेन पर्पज होता है वो देश के लिए किस तरीके से हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं उस पर फोकस होता है, न कि पैसे कमाने पर होता है। बट अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि किस तरीके से हम स्पेस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके पैसे भी कमा पाएँ, उसको कमर्शलाइज कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विथ रिस्पेक्ट टू द 2 पिलर सोल्यूशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली। अभी न्यूज में आ रहा था, इसकी बात चल रही थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको कि ये है क्या, 2 पिलर सोल्यूशन है क्या बेसिकली। तो इट इज एन इम्प्लीमेंटेड प्लान टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू रिफॉर्म द इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल। देखिए टैक्सेशन रूल पे रिफॉर्म्स तो हो रहा है, बट ये बेसिकली इनका प्लान नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्लान नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। जो सेकेंड ऑप्शन है, इट एम टू रिलोकेट टैक्सिंग राइट ओवर द MNCs फ्रॉम देयर होम कंट्रीज टू मेकर। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा किया जा रहा है, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। जैसे अमेजोन है, अब अमेजोन इंडिया में भी बिजनेस करती है और कनाडा की कंपनी है, आप देख रहे होगे कि जितना एक कनाडा में नहीं कमा रहे उससे कहीं ज़्यादा इंडिया में ये कमा रहे होंगे। तो ऐसी बहुत सारी MNCs हैं जिनका जो होम कंट्री है वो अलग है, बट वो जो बिजनेस है उनका वो दूसरे कंट्रीज में ज़्यादा है। बट जो अभी टैक्सेशन राइट्स था ना वो केवल होम कंट्री के पास था, तो अब उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं उनके पास भी राइट्स हो टैक्सेशन का, वो भी उनके ऊपर टैक्स लगा पाएँ और टैक्स को किस तरीके से हम मिनिमम रख पाएँ, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किया जा रहा है। It seeks to put a floor on the competition over the
कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, बिल्कुल जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है उसको कंपटीशन लेवल में रखना है। ऐसा भी नहीं कि जो कंट्रीज का टैक्सेशन का बेस है उससे वो खराब हो जाए, मतलब जो उनका रेवेन्यू है वो गिर जाए। मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है कि कंपनी पे बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो, बहुत ज़्यादा टैक्स का लोड भी ना हो, और जो देश है उसका जो टैक्सेशन बेस है वो भी ना घटे। तो यहाँ के अभी के लिए जो ऑप्शन आपका थर्ड है वो सही है, जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका वो भी सही है। इंडिया इज द वन ऑफ द मेंबर, बिल्कुल इंडिया एक मेंबर है। OECD का मतलब यहाँ पे G20 का मतलब आप सभी को पता ही है। OECD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज इसके मेंबर हैं। एशिया में जापान और साउथ कोरिया ये दोनों मेंबर हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो गया दैट इज 2, 3 एंड 4। और ये सब डिटेल्स जो हमने डिस्कस किया था। अब ये समझ लो आप कि बेसिकली ये है क्या, जो 2 पिलर सोल्यूशन है ये है क्या। तो ये जो हमारे पास टैक्सेस के चैलेंजेस हैं उसको किस तरीके से डिजिटलाइज करें और किस तरीके से उसमें रिफॉर्म्स लेके आएँ उससे रिलेटेड है। पिलर 1 एम टू इंश्योर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड टैक्सेस। ये कह रहा है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है और जो टैक्स लग रहा है इसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब एक ऐसा नॉर्म्स बनना चाहिए कि अगर प्रॉफिट कंपनी ने इतना कमाया तो उसमें से कितना जो उसकी होम कंट्री है उसको टैक्स जाना चाहिए, कितना जहाँ पे बिजनेस हो रहा है उसको जाना चाहिए, और कितना प्रॉफिट कंपनी के पास बचना चाहिए। ये बेसिकली एक तरह से इसमें रिफॉर्म करना चाहिए और रिफॉर्म्स फेयर्स होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि कोई लूट रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, इस टाइप से चीज़ें। नेक्स्ट जो है आपका दिस वुड इनेबल द रिलोकेशन ऑफ सम टैक्सेस राइट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए जो होम कंट्री है उसमें सारा राइट्स हुआ करता था, अब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, उनके पास भी इसका राइट्स दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका पिलर 2 6 टू पुट अ फ्लोर ऑन द कंपटीशन ओवर द कॉर्पोरेट टैक्स थ्रू द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अब एक तरह से ग्लोबल मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा कि दुनिया में कितना कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। जो मेंबर कंट्री है बेसिकली हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि कितना मिनिमम टैक्स लगाया जाए जिससे जो कंट्री है उसका भी नुकसान ना हो, जो कंपनी है उसका भी नुकसान ना हो, एक फेयर टैक्सेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हो पाए और हर जगह वो एक ही रहे, अलग अलग ना रहे, ताकि कंपनी को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस ना हो बिजनेस करने में। आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंपनी इंडिया में ये ब्लेम लगा दी कि यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो FDI भी रिड्यूस होने लगी, बहुत सारी कंपनी यहाँ से प्लांट भी बंद करने लगे। हालांकि उसका रीजन और भी कई सारा है, कंपनी अपना स्टेटमेंट देती है वो अलग बात है, वो अपने फेवर के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं, बट उसमें एक रीजन ये भी है कि कहते हैं कि इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें अब ध्यान में रख के किया जाएगा। बेसिकली टोटल 136 कंट्री हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पे जो पूरा ये जो प्रोसेस है ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स का उसमें टोटल 136 कंट्रीज हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे विनर्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे आपका नोबेल प्राइज 2021 की बात की गई है कि किसने विन किया है। तो ये तो ऑप्शन, ये तो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। यू हैव नो चांस कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर पाओ, जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी है, तो नाम आप याद कर लेना कि बेसिकली कौन है और किस में वो प्राइज जीते हैं। कुछ और चीज़ें आपको नोबेल प्राइज से रिलेटेड जानना चाहिए। तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ और चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये 6 फील्ड में दिया जाता है। बेसिकली वो फील्ड है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमी, साइंस और मेडिसिन, पीस में भी दिया जाता है ये। तो टोटल ये 6 फील्ड है। इनिशियली ये 6 फील्ड नहीं थी, इनिशियली ये 5 थी और इसको स्टार्ट किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। बेसिकली स्टार्ट तो इन्होंने नहीं किया था, बट जब इनकी डेथ हुई तो इन्होंने कहा था कि जितना भी इनका एसेट्स है उस एसेट से एक प्राइज बनाया जाए, जिसे हम नोबेल प्राइज आज कहते हैं, और उस पूरे एसेट का बेसिकली जो लोग भी प्राइज जीतते हैं उनको दे दिया जाता है। अभी की हम बात करें तो कुछ 8 से 8.5 करोड़ रुपये मिलता है जो नोबेल प्राइज जीतता है। ये डिपेंड करता है ना, कन्वर्जन पे भी डिपेंड करता है, करेंसी की वैल्यू डाउनफॉल होती रहती है या अप होती रहती है, उसके हिसाब से। स्टार्टिंग में इसे 5 फील्ड में दिया जा रहा था। इसमें बेसिकली इकोनॉमी साइंस नहीं था, बाद में इसको इंक्लूड कर दिया गया 1968 में इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो अभी टोटल 6 फील्ड में ये दिया जाता है। इंडिया में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है? तो टोटल मिला है 12 लोगों को नोबेल प्राइज, जिसमें से 5 तो इंडियन सिटीजन हैं जिनके पास प्रॉपर इंडियन सिटीजन थी, 7 लोग हैं जिनके पास इंडियन सिटीजन नहीं थी। अब इन 7 में 4 तो आप कह सकते हो कि इंडियन थे, बट उनके पास फॉरेन सिटीजनशिप ले लिया बाद में। उन्होंने इंडिया में पैदा हुए, पढ़ाई भी किए कुछ लोग, फिर बाहर चले गए, बाहर काम करने लगे। जैसे अभिजीत बनर्जी का नाम आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा, 2019 में उनको इकोनॉमिक्स में दिया गया था। और 3 ऐसे लोग थे जो फॉरेनर थे, बट वो उनके पास इंडियन सिटीजन थी या इंडिया में पैदा हुए,
जैसे कि दलाई लामा को दिया गया, वो इंडिया में रहते हैं आपको पता है। इसी तरीके से 2 और फॉरेनर थे जिनको एक को मेडिसिन में दिया गया था और एक को भी किसी में दिया गया था, उनको भी। तो टोटल कितने हो गए? 12 ऐसे लोग हैं जो इंडिया से किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड है, उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टारलिंक सैटेलाइट। ये स्टारलिंक सैटेलाइट बेसिकली जो स्पेसएक्स कंपनी है, आजकल बहुत नाम हो रहा है, इन्होंने लॉन्च किया है कि हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना है इनको। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में आ गया क्योंकि एलन मस्क हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये बेसिकली जो एयरलाइंस है उनसे डिस्कशन कर रहे हैं कि जो स्टारलिंक का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो लगाया जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ को आजकल ऑपरेट करना है और सक्सेसफुली और आप कह सकते हो कि एफिशिएंटली ऑपरेट करना है तो वहाँ पे इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए आया, मैंने बताया आपको। तो स्टारलिंक बेसिकली क्या है, एक कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे थ्रू सैटेलाइट और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। ये जो सेकंड ऑप्शन है कि स्टारलिंक को ऑपरेट कौन करता है, स्पेसएक्स, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। और एक बात और है कि इंडिया की रैंक बहुत ख़राब हो गई है इस बार। टोटल कंट्री जो थी वहाँ पे 116 थी और इंडिया की रैंक है 101। लास्ट टाइम 94 थी तो स्लाइड कर गई है। इतनी ख़राब इसलिए भी कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं जिनको हम गरीब कंट्री भी कहते हैं, इवन श्रीलंका, इन सब की रैंक हमसे बहुत अच्छी है। जैसे पाकिस्तान की रैंक 92 है, बांग्लादेश की रैंक यहाँ पे 76 है, श्रीलंका की रैंक यहाँ पे 65 है। अब आप कहोगे यार श्रीलंका पे तो रिसेंटली हमने सुना था कि फूड इमरजेंसी लगा दी, खाने को नहीं है, और इनकी भी रैंक हमसे अच्छी है। हाँ है, इसके कई सारे रीजन हैं, इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम इसको नहीं मानते, इनका जो मेथोडोलॉजी है ये फाइंड आउट करने का, ये मतलब सही नहीं है इन शॉर्ट। अब उस पर अलग डिबेट हो सकती है कि ये पॉलिटिकल है नहीं है, व्हाट एवर दैट, बट अभी के लिए इंडिया की जो रैंक है 101 है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि GHI रैंक बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ 4 इंडिकेटर दैट इज अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये जो पैरामीटर हैं बिल्कुल इस इंडिकेटर को ये कंसिडर करते हैं। और इंडिया चूंकि ये जो इंडिकेटर्स हैं इन्हीं में पिछड़ रहा है। कहा जाता है कि इंडिया में जो खाना मिल रहा है ना, ऐसा नहीं कि इंडिया में लोग खाए बिना मर रहे हैं, मर भी रहे होंगे काफ़ी सारे लोग, बट जितना खराब रैंक है उस हिसाब से उसके प्रोपोर्शनेट में नहीं है, इतनी भुखमरी भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो फूड अवेलेबल है लोगों के लिए, जो कॉमन मैन के लिए फूड अवेलेबल है, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी है। मतलब सिंपल रोटी खा के आप पेट भर लिया तो इसको नहीं कहेंगे कि आप एक संपन्न कंट्री हो। मतलब आपको जो खाना मिल रहा है ना उसमें न्यूट्रिएंट होना चाहिए जो आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। खैर, जो सेकेंड ऑप्शन है इंडिया इज अहेड टू द मोस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्री, बिल्कुल गलत बात है, हम पीछे हो गए हैं सबसे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया गेट री इलेक्टेड टू द UN ह्यूमन राइट काउंसिल 2024, बिल्कुल सही बात है, री इलेक्ट कर लिया गया इंडिया को। द मेंबर ऑफ काउंसिल शैल सर्व फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, बिल्कुल 3 ईयर के लिए सर्व करते हैं, तो सही ऑप्शन है आपका फर्स्ट। सेकंड, द मेंबर ऑफ काउंसिल आर नॉट एलिजिबल टू इमीडिएट री इलेक्ट, बिल्कुल ये गलत बात है। 2 बार मतलब आप री इलेक्ट हो सकते हो, एक बार इलेक्ट हो गए फिर री इलेक्ट हो सकते हो, तीसरी बार नहीं हो सकते हो। तो इमीडिएट पे आप री इलेक्ट हो सकते हो। इंडिया ने भी हुआ, इंडिया से पहले भी था, अभी भी री इलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सेकंड है ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1 इज सही। एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि जब इसकी वोटिंग हो रही थी ना, तो इंडिया को चाहिए थे 97 वोट चाहिए फॉर मेजोरिटी, बट इंडिया को जबरदस्त 184 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 193, मतलब मैक्सिमम कंट्री ने यहाँ पे सपोर्ट किया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं ह्यूमन राइट काउंसिल की। बहुत सारे ब्लेम लगते हैं इंडिया के ऊपर ना, बेसिकली कौन लगाता है? चाइना लगाता है, पाकिस्तान लगाता है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा दमन किया जा रहा है, जो आपकी OIC कंट्री हैं वो लगाती हैं। तो स्टिल आप देख रहे होंगे कि कितनी कंट्रीज ने इंडिया के फेवर में वोट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज इनहेंस द पावर ऑफ BSF टू अरेस्ट, सर्च एंड सीज विद इन 50 km फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्री। असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब में ऐसा किया गया है। आप लोगों ने न्यूज़ में भी खूब सुना होगा क्योंकि इसका जो स्टेट्स हैं ये सारे ये अपोज भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है कि आफ्टर द सस्पेक्ट हैज़ बीन डिटेन्ड, या फिर जो कंसाइनमेंट है उसको सीज कर दिया गया है विद इन स्पेसिफिक एरिया। अब जो BSF होगी ना, वो केवल जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन होंगे उन्हीं को एड्रेस करेगी। मतलब जो स्टेट की आप कह सकते हो जांच एजेंसियां वो क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो बिल्कुल ये पावर है, ये सही बात है। अगर ऐसा रहेगा तब तो उनके पास कुछ पावर ही नहीं है, क्योंकि जो स्टेट एजेंसी हैं वही क्वेश्चन करने लगेगी BSF को, तो BSF तो कुछ कर ही नहीं सकती है।
तो बिल्कुल ये तो नॉर्मल है, होना भी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका द सस्पेक्ट शुड बी हेडेड टू द लोकल पुलिस विद इन 48 आवर, बिल्कुल जो सस्पेक्ट है जिनको पकड़ा गया है वो लोकल पुलिस को हैंड ओवर हो जाना चाहिए 24 आवर के पहले। जो थर्ड है द BSF डज नॉट हैव द पावर टू प्रोसिक्यूट द क्राइम सस्पेक्ट, बिल्कुल प्रोसिक्यूट करने का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पुलिस अरेस्ट करती है, मुकदमा चलाती है, वो पावर नहीं दिया गया है, बल्कि ये सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, ये सारा पावर है। बट जो प्रोसिक्यूशन का पावर है वो बिल्कुल पुलिस के पास ही होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी है, और इससे रिलेटेड जो डिटेल है यहाँ पे दिया गया है। गुजरात में ये और भी ज़्यादा है, गुजरात में 80 किमी तक सर्च किया जा सकता है, और इससे पहले ये जो जहाँ पे चेंज किया गया है पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम, यहाँ पे 15 किमी तक था, अब इसको बढ़ा के 50 किमी कर दिया गया। राजस्थान की बात नहीं हो रही है, बाकी इन 3 की हो रही है। राजस्थान में स्टिल इट इज़ 15 किमी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना आप। जो क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सर्कुलर इकोनॉमी। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि सर्कुलर इकोनॉमी में हम वेस्ट को क्या करते हैं, रीयूज, मतलब उसको रिपेयर करके रीयूज करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही है, बाकी का ऑप्शन गलत है। लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है, हम ऐसा नहीं करते हैं, एक बार प्रोडक्ट बन गया, यूज किया, उसको थ्रो आउट कर दिया। और यहाँ पे बेसिकली एक चार्ट है, इसको भी आप देख पाओगे, सिंबॉलिक चार्ट है कि किस तरीके से साइकिल या फिर आप कह सकते हो सर्कुलर इकोनॉमी काम करती है, कि जो वेस्ट आपको निकल रहा है, जो आपने यूज कर लिया, उसको फेंकना नहीं है, रिपेयर करके रीयूज उसको करना है। तो बेसिकली 3R है यहाँ पे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब यहाँ पे जो आपका वेस्ट जनरेट होता है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा जब आप उसको रीयूज करोगे। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कांगला। अभी आप सभी लोगों को पता है कि ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया और चाइना का स्टैंड अप चल रहा था। बॉर्डर लाइन का ये है बेसिकली साउथ ईस्ट, गलवान विले का नाम तो आपने सुना होगा, तो उसके साउथ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। स्टैंड अप चल रहा है कंटिन्यूसली, कई लेवल की डिस्कशन हो चुका है, स्टिल कोई रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। इट इज़ द पास दैट मेक द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिल्कुल सही बात है, ये एक्चुअल कंट्रोल लाइन के पास का है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट लाइज एंड द सुपर ऑफ पीर पंजाल रेंज, नहीं पीर पंजाल नहीं, काराकोरम रेंज की बात हो रही है, काराकोरम रेंज में है, तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ऑप्शन केवल 1 सही है। बाकी की जो डिटेल हैं जो आपको जानना चाहिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री गति शक्ति। रिसेंटली गति शक्ति को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। बेसिकली ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कोऑर्डिनेशन करेगी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री हैं उनका आपस में। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं और सेंटर है, उनके बीच में जो आप कह सकते हो जो भी वर्क हो रहा है फॉर द डेवलपमेंट, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि सेंटर ने कुछ स्टार्ट किया, स्टेट का हेल्प नहीं मिला, कई बार स्टेट स्टार्ट किया तो सेंटर पे ब्लेम करते हैं, उनका हेल्प नहीं मिला। इस सब का रीजन क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो अब इसको चूंकि एड्रेस किया जा रहा है इस रीजन को कि हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को आपस में, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है इट विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्री एंड स्टेट, बिल्कुल सही बात है। जो स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जो सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि जो हमारा काम है, जिस पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं, इकोनॉमिक बूस्ट के लिए बना रहे हैं, तो टाइमली दोनों, अगर स्टेट सेंटर दोनों साथ में कंडक्ट नहीं करेंगे, साथ में कंप्लीट नहीं करेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोनों ऑप्शन अभी के लिए सही है। और यहाँ पे वो सारी डिटेल्स दिए गए हैं इनके बारे में, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ये दोनों ऑप्शन में भी आपको दिए गए हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।